सो हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आप सभी का स्वागत है आज के इस लेटेस्ट क्लास में दोस्तों। दोस्तों आज के इस लेटेस्ट क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी गद्य खंड का 201 से लेकर क्या दोस्तों 201 से लेकर हम लोग आज 300 प्लस क्या दोस्तों 300 प्लस ऑब्जेक्टिव का आज हम लोगों ने टारगेट रखा है, ठीक है ना। तो आप लोग उम्मीद करिएगा दोस्तों कि आप लास्ट तक बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चंस को आप लोग एकदम सही करते रहिएगा, ठीक है। आइए आज का सबसे पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं कि बिश्नी किस एकांकी की पात्रा है। तो आज थोड़ा हम बता दें दोस्तों कि बिश्नी किस एकांकी की पात्रा है। तो हमारी सिपाही की माँ, जिसके लेखक कौन है दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताइए कौन है। तो सिपाही की माँ के लेखक मोहन राकेश है, ठीक है ना। हमने वादा किया था आपसे कि संपूर्ण गद्य खंड का ऑब्जेक्टिव कराएंगे और मैं करा रहा हूँ और यह आपका आज पार्ट 3 होने वाला है, ठीक है। चलिए, अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखा हो दोस्तों तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है ना, आपको मेरे चैनल पे। आइए अगला क्वेश्चन कि मानक की माँ का क्या नाम है। तो मानक की माँ का नाम हमारा बिश्नी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए 230 नंबर कि मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे थे। तो याद रखिएगा सारिका, क्या दोस्तों सारिका के संपादक रहे थे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कहता है कि मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती थी। अच्छा, तो मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे इसलिए जाती थी क्योंकि उनका भाई का जो है दोस्तों चिट्ठी जो है मंगलवार के दिन आता था, इसीलिए डाक गाड़ी के पीछे जाते हैं। और जाहिर सी बात है दोस्तों कि डाक गाड़ी के पीछे किस लिए जाया जाता है, चिट्ठी के लिए जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग थोड़ा लॉजिक भी लगा लीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन कि डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती थी। अभी ऊपर बताया मुन्नी जाती थी, ऑप्शन नंबर बी। देख रहे हैं ना, एक ही क्वेश्चन एक है पर घुमाकर पूछ रहा है, तरीका अलग अलग है, इरादा है तरीका बदलो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कि मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है। अच्छा, जब वो सपने में देख रही थी तो मानक जो है बिस्नी अपनी माँ से क्या मांगता है दोस्तों। तो वह अपनी माँ से पानी मांगता है, दूध नहीं मांगता है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से बिस्नी की पड़ोसी कौन थी। तो बिस्नी की पड़ोसी याद रखिएगा दोस्तों वह थी कुंती, क्या दोस्तों कुंती थी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अच्छा, मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी आने के लिए भविष्यवाणी करती थी। तो याद है ना मंगलवार, क्या दोस्तों मंगलवार यानी कि ट्यूसडे को भविष्यवाणी करती थी कि अगले मंगलवार को जरूर आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या कहता है हमारा 209 नंबर क्वेश्चन कि ईसाई लड़कियां बिश्नी के घर आकर क्या मांगती थी। तो आपको पता है ना वर्मा में युद्ध हो रहा था, तो ईसाई लड़कियां वहां से भाग भाग कर क्या आई थी मांगने हैं। तो अपने अपने खाने के लिए चावल और दाल मांग रही थी, ठीक है ना दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो हमको चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल पे इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन से पढ़ाई वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कि मुन्नी, क्या दोस्तों मुन्नी की उम्र कितनी हो गई थी। अच्छा, बुक में मुन्नी की उम्र 14 ईयर्स दिया है ना, याद रखिएगा कितना दोस्तों 14 ईयर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 210 के बाद 211 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। तो मोहन राकेश की नहीं है दोस्तों दरियाई घोड़ा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है। अच्छा, ना आने वाला कल जो दोस्तों हमारे मोहन राकेश की, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर देखिए क्या कहता है कि किसकी माँ पागल हो गई। अच्छा, किसकी माँ पागल हो गई थी। तो सिपाही की माँ पागल हो गई थी, क्योंकि पागल का मतलब पूरी तरह से पागल नहीं, यानी कि उनको सोच सोच कर पागल हो रही थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कि 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगल के रास्ते में चलते रहे, या किसने कहा था। तो यह कहा था दोस्तों ईसाई लड़कियां, 2 लड़कियां जो थी जो मानक यहाँ से क्या मांग रही थी दोस्तों, चावल और दाल मांग रही थी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए 214 के बाद 215 नंबर सॉरी दोस्तों, हाँ, कि मुन्नी और मानक की माँ का क्या नाम था। तो मुन्नी और मानक एक दूसरे क्या क्या दोस्तों ब्रदर सिस्टर थे, ठीक है ना। याद रखिएगा ब्रो प्लस सिस थे, याद रखिएगा ब्रो प्लस सिस थे। और इनकी माँ का क्या नाम है। तो दोनों का माँ का नाम सेम और वो है हमारा बिस्नी माता, ठीक है ना। चलो भाता। सिपाही की माँ कौन है। तो बिशनदेई थी, ऑप्शन नंबर बी। चलो इसके बाद आते हैं 217 नंबर क्वेश्चन। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं ना कि हर चैप्टर वाइज अलग अलग हो, उसके लिए भी हम तैयार हैं। हमने दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री का जो आपने आपसे वादा किया था सब्जेक्टिव कराने का,
ये 2-3 क्लास के बाद दोस्तों हम आपको फिजिक्स का टॉप 50 जो है दोस्तों शॉर्ट्स क्वेश्चंस करवाने वाला है, ठीक है ना। तो आप लोग क्लास में जुड़ना ना भूलें और दोस्तों के पास दोस्तों एक बार शेयर जरूर कर देगा दोस्तों, ठीक है ना। आपके एक शेयर से हो सकता है किसी का भविष्य हो सकता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कि सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है। तो कुंती एक प्रकार की क्या थी, उसकी पड़ोसन थी और वो भी कैसी अगलगामन पड़ोसन थी, है ना, बहुत खत्म पड़ोसन थी। सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया। तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से, ऑप्शन नंबर डी। चलिए कौन कहता है कि मैं इसकी लाश को ले जाकर चील और कौवों के आगे डाल दूंगा। तो सिपाही कहता है, ठीक है ना, जब सपने में सोचता है तब ये कहता है बात, ठीक है ना। नंबर सी। अब आ गया प्रगीत और समाज का क्वेश्चन, चैप्टर नंबर कितना है, 9 है, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 8 तक ऑब्जेक्टिव हो गया, 219 क्वेश्चंस 8 चैप्टर से कराएं। आप लोग कंप्लीट तरीके से पूरा करिएगा दोस्तों, क्योंकि मेहनत लगता है। एक एक दिन में आधा घंटे में हम लोग 100 क्वेश्चंस करवाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग का बस एक ही काम रहता है कि आप लोग उसको शेयर करिए, एक एक क्वेश्चंस को देखते चलिए, रिवाइज कराते चलिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। तो 28 जुलाई 1927, ठीक है ना, याद रखिएगा। नगर सिंह और नामवर सिंह के बीच कैसा संबंध था। तो आप लोग ना बाप और बेटा का संबंध था, फादर एंड सन्स का संबंध था, ठीक है, याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका एग्जाम में हर साल पूछते रहता है, ठीक है, इसलिए आपका क्योंकि मेहनत लगता है इतना क्वेश्चंस बनाने में दोस्तों, ठीक है ना। लगातार हमने 300 प्लस ऑब्जेक्टिव बनाए पूरे गद्य संपूर्ण गद्य खंड का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कि नामवर सिंह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रहे तो अस्थायी व्याख्याता के रूप में रहते, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, नामवर सिंह 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, यह कथन क्या है। तो दोस्तों कथन इनको सच में अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अच्छा, नामवर सिंह बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स कब किए थे दोस्तों, आप लोग बताएं। तो नामवर सिंह बैचलर ऑफ आर्ट्स 1949 में किए थे, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। 224 के बाद 225 पे आते हैं और देखते हैं धड़ल्ले से क्वेश्चंस को लगातार एकदम मजे तरीके से बनाएंगे, है ना। हो सकता है आप लोग को थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन बोरिंग नहीं लग रहा है, ठीक है ना। समझ जाइए, मेरे बातों को बोलने का तरीका समझ जाइए कि नामवर सिंह ने आलोचना त्रैमासिक कब से संपादन का कार्य संभाला। तो 1967, क्या दोस्तों 1967, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 226 नंबर पर आता है कि किसकी कृति के लिए नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया। अच्छा, किसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो कविता के नए प्रतिमान के लिए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 227 की नामवर सिंह जो बीए और एमए कहाँ से किए थे। तो BHU, ठीक है ना, भारत हिंदू यूनिवर्सिटी से किए थे, ऑप्शन नंबर जो बनारस में है। बकलम खुद है, बकलम एक प्रकार का दोस्तों लेटर नहीं निबंध है। अच्छा, छिन्न भिन्न में कौन सा समास है, ग्रामर का क्वेश्चन बीच में आ गया, इसके लिए आपको डरना नहीं है। आपको तो और अच्छा लगना चाहिए कि मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एक आध दो सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कि छिन्न भिन्न कौन सा समास है। तो हमारा द्वंद्व समास है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ना। चलो, मिथ कथन में किस कथन से अधिक शक्ति होती है। तो अति कथन, याद रखेगा कि मिथ कथन में किस कथन से अधिक शक्ति होती है। तो अति कथन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 231 की आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य था। तो मुक्तक काव्य तो नहीं था, हाँ प्रबंध काव्य था, याद रखिएगा, प्रबंध काव्य, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 232 की स्मरण शब्द का विशेषण क्या होगा, स्मरणीय होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसके बाद आते हैं 233 पर कि सहर्षा, सहर्ष स्वीकारा है के माध्यम से व्यक्ति को प्रेरणा दी जाती है। तो दुख सुख का भी दिया जाता है, हर्ष और शोक का भी दिया जाता है, संघर्ष और अवसाद का भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। सुरसागर में रचे गए पदों की संख्या कितना थी दोस्तों, 1.25 लाख के थी, है ना, याद रखिएगा 1.25 लाख, ऑप्शन नंबर सी, बहुत ज्यादा था। विनय पत्रिका किनके द्वारा रचित ग्रंथ है। तो याद रखिएगा तुलसीदास। लगता है गद्य खंड का भी क्वेश्चन आ गया, कुछ कुछ लग रहा है, हाँ कोई बात नहीं, अच्छी है ना, सब चीज़ तो आपने पढ़ ही लिया, तो गद्य खंड पद्य खंड क्या जरूरी है, कोई बात नहीं।
निराला द्वारा रचित है? तो राम की शक्ति पूजा निराला द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन कि 1974 में नामवर सिंह ने किस विश्वविद्यालय के हिंदी प्रोफेसर पद को संभाला था? तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। कौन सा विद्यालय? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, ठीक है ना, बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, प्रगीत और समाज कहाँ से लिया गया? तो प्रगीत और समाज कहाँ से लिया गया? वाद विवाद संवाद से। अगर आप लोग कहें दोस्तों तो थोड़ा सा हम स्पीड बढ़ा सकते हैं, तो ताकि ताकि जल्दी जल्दी क्वेश्चंस आपका हो सके, ठीक है ना। थोड़ा सा स्पीड हम करेंगे, ज़्यादा नहीं है। अगर आप लोग को दिक्कत होगा तो हम स्पीड कम भी कर सकते हैं, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। चलिए, ताना बाना किनकी रचना है? तो केदारनाथ सिंह की, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए, कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके लिए एकाकीपन में मानवता की आवाज़ सुन सकता है। यह किस काव्य से लिया गया है? तो थियोडर एडोर्नो की। क्या दोस्तों? थियोडर एडोर्नो की, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, इसके आगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हम जल्दी जल्दी थोड़ा सा करते हैं दोस्तों, देखें टाइम को वेस्ट नहीं करना। अगर क्वेश्चन आगे से बन रहा है तो टाइम लगाना ज़्यादा जरूरी मैं नहीं समझता हूँ, ठीक है। कि बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह पंक्ति किस कविता से है? तो तय तो यही था ना, ऑप्शन नंबर डी से लिया गया। कविता का इतिहास मुख्यतः किसका है? तो प्रगीत मुक्तक का। आप लोग चैप्टर पढ़ेगा ना तो और बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना। आलोचक के अनुसार सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मक का आधार और अर्थ क्या होता है? तो उपरोक्त दोनों होता है। याद रखिए, समाज के विरुद्ध व्यक्ति और एकांकी गीत भी, हमारा एकांत गीत भी होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, वैसा काव्य जो बिल्कुल अन्य छंदों से पूर्ण स्वतंत्र हो तो उसे मुक्तक काव्य कहते हैं, जो किसी से लेन देन ना रखता हो, किसी से उसका जुड़ाव लगाव ना हो। निराला जी की प्रमुख रचना निम्न में से कौन सी है? तो नए पत्ते भी हैं, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, ऑप्शन नंबर डी इज द। भाई मेरे खलास कर दो, क्वेश्चंस को धुआं धुआं कर देना है, ठीक है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को शिकायत थी, तो उनको दोस्तों आधुनिक कविता जो सिद्ध है ना उससे शिकायत थी, क्योंकि आजकल का मॉडर्न पोएट जो है ना, अब उसमें पहले की तरह लय नहीं रहा, उसमें वो जान नहीं रहे, फिर उसमें अब वो गुण, अब पहली बारी बात ना, इसीलिए उनको दोष रहता था। चलिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, तो एक निबंधकार भी थे, आलोचक भी थे, उपन्यासकार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। 248 नंबर क्वेश्चन की कविता के नए प्रतिमान कब प्रकाशित हुए थे? तो 1968, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए, 249 के बाद क्या कहता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो नामवर सिंह के द्वारा, तो उनको साहित्य अकादमी 1972 में नहीं मिला था, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना दोस्तों। चलिए, 250 नंबर क्वेश्चंस की नामवर सिंह अक्सर अपना जन्म दिवस किस तारीख को मनाते रहे थे? तो 1 मई 1927 ईस्वी को, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि उनको करेक्टली नहीं पता था इसलिए। नामवर सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में, याद रखिएगा, न्यू दिल्ली में होता, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए, कि नामवर सिंह किस काल के लेखक थे? तो वो आधुनिक काल, मॉडर्न पोएट थे ना, क्योंकि 1990s के बाद सब सारे मॉडर्न पोएट ही आते हैं। ये कमायनी के कवि हैं तो जयशंकर प्रसाद जी हैं, याद रखिएगा। 254 की वाद संवाद क्या है दोस्तों? तो आलोचना है एक प्रकार का, याद रखिएगा। प्रसंग का विशेषण होता है प्रासंगिक। के थोड़ा सा ग्रामर का क्वेश्चन आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, बीच बीच में आते रहेगा। तासीर का अर्थ होता है प्रभाव भी और असर भी, यानी कि उसमें उपरोक्त दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन 257 कि तन गई रीढ़ किसकी रचना है? तो नागार्जुन की, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मैथिली शरण, क्या दोस्तों? मैथिली शरण गुप्त ने अधिकांशतः क्या लिखे थे? तो प्रबंध काव्य लिखे थे, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 259 के नामवर सिंह के गुरु का नाम क्या था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी नाम था। 260 क्या कि जूठन क्या है? तो एक प्रकार की आत्मकथा है जो खुद के द्वारा लिखा गया या फिर खुद पे लिखा गया हो। हेड मास्टर जी का क्या नाम था दोस्तों? तो कली राम था, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
तेरा तो यह खानदानी काम है, यह कथन किसने कहा था? तो हेडमास्टर जी ने कहा था जब स्कूल में गए थे लेखक के पिताजी, ठीक है ना, याद रखिएगा। हेडमास्टर ने किसकी गर्दन दबोच ली? तो लेखक की, और लेखक के पिताजी यानी कि दबोचे नहीं मतलब कि उनको किसी बातों में बझा लेते, बातों से उनको लज्जित कर दिया गया था उनको स्कूल में, ठीक है। मुंशी जी कौन थे? तो लेखक थे, उनको पापा जो थे प्यार से उनको मुंशी जी कहा करते थे, ठीक है ना। चलिए, 10 मवेशी वाले घर से साल भर में कितना सेर अनाज मिलता था? तो 25 kg, ठीक है ना, याद रखिएगा। चैप्टर पढ़ेगा ना दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है। कलीराम हेडमास्टर ने गाली देकर किसको धमकाया? तो छोटन लाल को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 267 के हेडमास्टर जी का दूसरा सवाल क्या था? तो दूसरा सवाल था कि चूहड़े का है, क्या पता क्या है यार। सूखी पूरियां कब काम आती थी? तो वह बरसात में आती थी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सुखदेव सिंह त्यागी का पोता कौन था? तो सुरेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 270 की शादी से कितने दिन पहले लेखक के माँ पिताजी सुखदेव सिंह त्यागी के घर काम पर लगे थे? तो 10-12 दिन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कि हमारे घर में तो कोई भी ऐसा खाना नहीं बना सकता जो, यह कथन किसका है? तो सुरेंद्र सिंह का है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब आइए इसके बाद 272 की किन की बातों को सुनकर लेखक की पत्नी खुश हुई थी? तो सुरेंद्र सिंह, याद है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। खाल को निकालते ही उस पर क्या लगाना पड़ता था? तो नमक लगाना पड़ता था, ठीक है ना। यह सब चैप्टर पढ़ेगा तो उसमें आपको मिल जाएगा। मरे हुए पशु की खाल किस बाजार में बिक जाती थी? तो चमड़े के बाजार में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी। लहरों को राजहंस किन की रचना है? तो मोहन राकेश के। क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बनाते रहेगा, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए दोस्तों। चलिए, कि लेखक की बहन का नाम क्या था? तो माया था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, दिन रात में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, वजूद शब्द का अर्थ होता है उसका अस्तित्व होना, ठीक है ना, उसका वैलिडिटी, ये सब जो होता है वजूद का मतलब होता है। लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देखा था? तो उसके पिताजी ने देखा था, याद है ना। हाँ, ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था? तो उनको जो दोस्तों भारत रत्न आज तक नहीं मिला, बाकी सारे पुरस्कार उनको मिल चुका था। अच्छा, लेखक को परिवेश सम्मान कब मिला था? तो 1995 ईस्वी में। चलिए, जिंदगी शब्द का विशेषण क्या होगा? जिंदगानी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। छुरी पकड़ते ही किसके हाथ कांप रहे थे? तो आप लोग इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा दोस्तों, किसके कांप रहे थे। अच्छा, चाचा ने खाल को किस में बांध दिया था? तो चादर में बांध दिया था बाजार में बेचने जाने के लिए। अच्छा, जसवीर देहरादून में किसके घर गया था? तो मामा के घर, अंकल के यहाँ गया था, ठीक है ना। किसका बैल जो है खेत से आते समय रास्ते में गिर पड़ा था? तो ब्रह्मदेव का, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, 287 के बाद 288 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मेरी पत्नी ने यथासंभव अच्छा खाना खिलाया में यथासंभव कौन सा समास है? तो अव्ययीभाव समास। ऑप्शन ए। थोड़ा सा जल्दी करवा रहे हैं दोस्तों, कुछ कारणवश करवा रहे हैं, ठीक है ना, हालांकि आप सभी को पता है इसका आंसर, ठीक है ना। अब नवंबर दिसंबर का टाइम आ गया दोस्तों, अब इसमें क्या समझाना है, ठीक है ना, थोड़ा सा हम फास्ट चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, सुरेंद्र सिंह की बुआ सुखदेव सिंह की क्या लगती थी दोस्तों? तो बेटी लगती थी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 219 की जसवीर और जनेसर लेखक के क्या थे? तो भाई थे, ब्रदर लगते थे। एक मरे बैल या भैंस उठाने के लिए कितने लोगों की जरूरत होती थी? तो 4 से 6 लोगों की, ठीक है ना। अब और नहीं क्या, यह के एक प्रकार का कविता संकलन है। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, ओम प्रकाश वाल्मीकि का निधन कब हुआ था? तो 17 नवंबर 2013 ईस्वी को, इसीलिए इनको मॉडर्न पोएट यानी कि आधुनिक कवि भी माना जाता है। लेखक एक दिन अपनी तुलना किससे करते थे? तो झाड़ू से करते थे। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1952 को, ठीक है ना। इसके बाद 1906 की लेखक का थानू से कैसा संबंध था? तो दोस्त का, फ्रेंडलियर थे वो दोनों, ठीक है ना। अच्छा, 297 की लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? तो बोलने और चीखने की आदत थी, ठीक है। हाँ, थाने के एस एच ओ का नाम क्या था? तो राघवेंद्र प्रताप सिंह, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, गणेशवा कौन था? तो गणेशवा मोची था, ठीक है ना। आपको पढ़िएगा चैप्टर, बहुत मजा आने वाला है, लास्ट चैप्टर रहने चल रहा। लेखक के बुरे सपने का सबसे खतरनाक पात्र कौन थे? तो हाथी और तिरछा। ऑप्शन नंबर
ए, लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे? तो अदालत में पेशी के लिए। लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन है दोस्तों। अच्छा, किस गांव में धतूरे के पौधे मिले थे? तो सामतपुर में। क्या दोस्तों? सामतपुर में, जब उनकी इलाज के लिए। लेखक के पिताजी का क्या नाम था? प्रेम कुमार सिंह। चलिए, इसके बाद कि पिताजी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इमारत में कितने बजे घुसे थे? तो 11 बजे। ठीक है दोस्तों, 11 बजे घुसे थे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस रंग का नाम कहानी में नहीं आया? तो तोतिया नाम का कहानी में नहीं आया। ठीक है ना, तिरिच का आया। अच्छा, अगला क्वेश्चन कि लेखक को किसने बताया कि तिरिच में काले नाग जैसे से 100 गुना ज़्यादा जहर होता है? तो थानू ने। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। गांव के ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत सरपंच का क्या नाम था? तो पंडित कथई राम तिवारी। बहुत लंबा नाम था यार। लेखक के पिताजी के बचपन में किस रोग की शिकायत थी? तो अपेंडिसाइटिस का। ऑप्शन नंबर ए। डॉक्टर पंत ने लेखक को कितने रुपए दिए थे? तो 300 रुपीज दिए थे। उदय प्रकाश जी ने एमए किस विषय से किया था? तो हिंदी से किया था। ऑप्शन नंबर ए। अबूतर कबूतर क्या है? एक प्रकार का कविता संग्रह, कलेक्टिव है। ठीक है ना। गंगा देवी कौन थी? तो लेखक की माँ थी। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, संडमेल में लेखक क्या थे? तो सहायक संपादक थे। लेखक उदय प्रकाश जी ने किस पत्रिका का संपादन विभाग में काम किया था? तो दिनमान में किया था। चलिए, पिताजी की मृत्यु कितने बजे के आसपास हुई थी? तो 6:15 बजे सुबह में हुआ था। पिताजी की मृत्यु का कारण था कि मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव हो गया था, क्योंकि उनको लोगों ने बहुत ज़्यादा मारपीट कर दिया था। किनके सवालों में कोई खास बात नहीं होती थी? तो उनके बहन के बातों में कोई खास बात नहीं होती थी। अच्छा, तिरिच क्या होता है? तो बिस्खापड़ एक प्रकार का जानवर है या फिर कोई चीज होता है जिसका काटने से आदमी मर जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने आज आपको टोटल संपूर्ण गद्य खंड में क्या बच्चा? संपूर्ण गद्य खंड में 318 MCQs हमने आपको करवाया। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि एक एक MCQ जो है दोस्तों आपको एकदम क्लियर हो चुका हो। क्या दोस्तों? क्लियर हो चुका होगा। ठीक है ना। तो फटाफट से दोस्तों संपूर्ण गद्य खंड का पार्ट 3 वीडियो में, यानी कि हमने आपको बोला था दोस्तों पार्ट 1 से लेकर आपका क्या चला? पार्ट 3, यानी कि 1 से लेकर 3 वीडियो में हमने आपको संपूर्ण गद्य खंड, क्या दोस्तों? संपूर्ण गद्य खंड का ऑब्जेक्टिव जो है दोस्तों क्लियर करवा दें। और इसी चैनल पे तो फटाफट से दोस्तों इसी के नाम पर क्या करिएगा? तीनों वीडियो को शेयर करना है दोस्तों के पास दोस्तों। ठीक है ना। अपने जितने फ्रेंड सारे ग्रुप में सारे के पास कर देना है ये तीनों वीडियो शेयर। और वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, इसीलिए आप लोग लाइक करिएगा। और चैनल पे नया है दोस्तों तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद फ्रेंड्स, जय भारत। ठीक है ना। और हाँ, आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट रहता है, आप लोग जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करिएगा।